मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कालांश में आपने पूंजी का समायोजन जो टॉपिक लिया था उसमें आपने समझ लिया था जब भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो अपने हिस्से की पूंजी के बारे में आपको जानना है और अपने हिस्से की पूंजी के लिए पहला मेथड उस क्लास में अपने समझ लिया था। जब नया साझेदार पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर अपने हिस्से की पूंजी लेकर के फर्म में प्रवेश करे, तो पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर अपने टॉपिक क्लियर कर लिया है। आज अपन समझेंगे नए साझेदार की पूंजी के आधार पर साझेदारों की पूंजी का समायोजन। तो देखिएगा, नंबर 2, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी के आधार पर साझेदारों की पूंजी का समायोजन। पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। उस दिन जो टॉपिक आपने समझा था उसमें था पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी निर्धारित करना। आज अपन समझेंगे नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। अर्थात नया साझेदार अपने हिस्से की पूंजी फर्म में ला रहा है, उसी की पूंजी को ध्यान में रखते हुए फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करके उसे लाभ हानि अनुपात में पुराने पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। अर्थात उनकी पूंजी है वो नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर ही पूंजी रखनी है ताकि उनकी नई पूंजी आ सके। फिर पुरानी और नई पूंजी से अपन कंपैरिजन करेंगे, कम या ज्यादा है। अगर पूंजी कम रहती है पुरानी से तो वो और नगद फर्म में लाएंगे या चालू खाते के माध्यम से समायोजन करेंगे। यदि उनकी अनुपाति जो नई पूंजी है पुरानी पूंजी से ज्यादा हो जाती है, ऐसी स्थिति में वो अपनी पूंजी की राशि जो आदि की राशि है उसको या तो नगद विड्रॉल कर लेंगे या फिर चालू खाते के माध्यम से वो विड्रॉल कर लेंगे। तो ये टॉपिक आज आपको समझना है। इसमें इतना ही ध्यान आपको रखना है कि नया साझेदार है वो अपने हिस्से की पूंजी नगद लाएगा, उसका हिस्सा दिया हुआ आएगा, उसके आधार पर अपन पुराने साझेदारों की पूंजी रखेंगे। इसे अपन एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखो, ए व बी 3-2 में साझेदार हैं। 3-2 में साझेदार हैं। इन्होंने इनकी पूंजी क्रमशः इनकी पूंजी क्रमशः 45,000 रुपये व 30,000 रुपये है। 45,000 रुपये व 30,000 रुपये है। इन्होंने सी को 1/4 हिस्से के लिए 1/4 हिस्से के लिए
फर्म में प्रवेश दिया, फर्म में प्रवेश दिया, फर्म में प्रवेश दिया। सी ने अपने हिस्से की, सी ने अपने हिस्से की, अपने हिस्से की अपने हिस्से की 30,000 रुपये, सी ने अपने हिस्से की 30,000 रुपये पूंजी नगद भुगतान की, पूंजी नगद भुगतान की। सी की पूंजी के आधार पर, सी की पूंजी के आधार पर पूंजी, सी की पूंजी के आधार पर पूंजी का समायोजन, पूंजी का समायोजन नगद लाकर व ले जाकर किया जाए, ले जाकर किया जाएगा। आवश्यक आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। ध्यान रहे, दो पार्टनर है ए और बी, 3-2 में लाभान्य डिवाइड करते हैं। ये इनकी कैपिटल है 45-30। इन्होंने सी को फर्म में 1/4 के लिए प्रवेश दिया। सी ने अपने हिस्से की पूंजी के रूप में 30,000 रुपये फर्म को नगद भुगतान किया है। सी की पूंजी के आधार पर पूंजी का समायोजन आपको नगद लाकर और ले जाकर करना है। तो यहां आपको ध्यान रहे कि पुराने पार्टनर्स दो ही हैं, इन्हीं की पूंजी का आपको समायोजन करना है। सबसे पहले आप यही पता करें कि फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी। फर्म की कुल पूंजी का पता करने के लिए सी की पूंजी, जो नया साझेदार आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए फर्म की कुल पूंजी का पता कर लें, फर्म की कुल पूंजी। अब आपको ये पता है कि नया साझेदार पूंजी लेके आ रहा है, तो सी के हिस्से की पूंजी पर्सन में दी हुई है 30,000। सी के हिस्से की पूंजी बट्टा सी का हिस्सा फर्म में जो प्रवेश दिया है। नया साझेदार सी आ रहा है, सी के हिस्से की पूंजी है वो 30,000 दी हुई है। अब 30,000 पूंजी लेके आ रहा है, वो उसका लाभ आने में शेयर है वो 1/4 है, 1/4 है। तो 1/4 के लिए वो 30,000 कैपिटल ला रहा है। तो फर्म की कुल पूंजी सी के हिस्से की पूंजी बट्टा सी का हिस्सा, तो फर्म की कुल पूंजी निकल करके आ जाएगी 30,000 × 4/1। फर्म की कुल पूंजी हो गई है 1,20,000। ये 1,20,000 रुपए आपको नए अनुपात में रखनी है। साझेदारों की नई पूंजी, साझेदारों की नई पूंजी, साझेदारों की नई पूंजी। तो एक की नई पूंजी निकालने से पहले आपको नया अनुपात पता करना होगा कि एक का नया अनुपात कितना होगा। तो इसके लिए आपको एनपीएसआर की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छे से आप जानते हो एनपीएसआर एसआर कैसे ज्ञात करना है, अपने शुरू में समझ चुके हैं। तो यहां आप देखेंगे कि फर्म में प्रवेश दिया सी को 1/4 हिस्से के लिए। जब प्रश्न में कुछ नहीं कह रखा है तो रिमेनिंग शेयर निकाल लो, शेष हिस्सा निकाल लो। शेष हिस्सा आप निकालोगे, 1 में से 1/4 सी को दे दिया
तो रिमेनिंग शेयर बच गया 3/4, उसको 1/4 मिल गया, रिमेनिंग शेयर आ गया 3/4। तो रिमेनिंग शेयर 3/4 है। अब आप नया निकाल सकते हो आसानी से, 3/4 इंटू ओल्ड रेशियो। एक का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, तो 3/5 से कैलकुलेट करोगे आप 9/20। ये ए का नया आ चुका है। ऐसे ही आपको बी का निकालना है, 3/4 इंटू बी का ओल्ड रेशियो 2/5, कैलकुलेट करोगे 6/20। ये बी का नया आ गया। सी का आपको पता ही है, प्रश्न में नया दिया हुआ है 1/4 के लिए वो आ रहा है, तीनों को साथ रख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी, और सी का हो गया 1/4। एलसीएम 20 आ गया, तो 9:6:5। ये एनपीएसआर है। ये क्या है, ये एनपीएसआर है। तो एनपीएसआर जब आपके पास आ गया है तो अपने को तो नई पूंजी पता करनी है। शायद की नई पूंजी कह दो या आनुपातिक पूंजी, आनुपातिक पूंजी, आनुपातिक पूंजी। तो आनुपातिक पूंजी हो गई है एक की नई पूंजी, अर्थात फर्म की कुल पूंजी 1,20,000 इंटू एक का नया अनुपात 9/20। एक का नया अनुपात 9/20 है, कैलकुलेट कर लें। तो एक की जो नई पूंजी निकल करके आई है वो आई है 54,000। एक की नई पूंजी होगी 54,000। ऐसे ही आप बी का पता कर लें कि बी की नई पूंजी कितनी होगी। बी का पता करने के लिए 1,20,000 इंटू बी का नया अनुपात 6/20, कैलकुलेट आप करोगे तो बी की पूंजी निकल करके आई है 36,000। कितनी आई है 36,000। तो ये नई पूंजी तो आपको रखनी है। कहने का मतलब ए और बी लाभ आने को पहले 3/2 में बांटते थे, इनकी पुरानी पूंजी आपको दी हुई है, लेकिन सी के प्रवेश के बाद उसी की पूंजी के आधार पर फर्म की पूंजी ज्ञात की जाएगी। उसमें ए और बी की नई पूंजी अर्थात आनुपातिक पूंजी एक की तो है 54,000 और बी की है 36,000। अब पहले वाली पूंजी से अपन कंपैरिजन करेंगे, ये कहलाती है समायोजित पूंजी। क्या कहलाती है, समायोजित पूंजी का मतलब है पूंजी शेष, उसमें रिजर्व है, लाभ हानि अनुपात जो भी अपने को दिया हुआ रहता है वो तो कहलाती है एडजस्टेड कैपिटल। या नहीं दिया हुआ है तो केवल इनकी 45,000 और 30,000 जो कैपिटल है यही एडजस्टेड कैपिटल है, यही एडजस्टेड कैपिटल है। और ये आप देख रहे हैं अपने आनुपातिक या नई पूंजी ज्ञात कर ली है, तो नई पूंजी ज्ञात कर ली है। अब अपन कंपैरिजन करेंगे, तो उसको मैं मिटा देता हूं। अब देखें, अपने को पता करना है समायोजित पूंजी जो अपने को दी हुई है। समायोजित पूंजी, समायोजित पूंजी होती है इनकी पुरानी पूंजी। एक की तो समायोजित पूंजी आ गई 45,000 और बी की समायोजित पूंजी आ गई 30,000। ये अपने को प्रश्न में इनकी पुरानी पूंजी दी हुई है, तो ये समायोजित पूंजी आ गई। यहां समायोजित का मतलब है इस पूंजी शेष में यदि कोई रिजर्व दिया हुआ होता, कोई पी&एल का सीआर दिया हुआ वो तो जोड़ देते, और डीआर दिया हुआ तो वो माइनस कर देते, तो वो बन जाती है अपनी समायोजित पूंजी। इसके अलावा कोई गुडविल है, रीवैल्यूएशन है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है, जो भी दिया हुआ रहता है वो सारा एडजस्ट करके अपन पूंजी निकालते। तो अब यहां पर समायोजित पूंजी तो ये हो चुकी है, आनुपातिक पूंजी ये है ही। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे क्योंकि ये पूंजी तो अब रखनी है, ये पूंजी सी के आने के बाद रखनी है। सी की जो नई पूंजी है वो आपको दी हुई है, सी फर्म में लेके आ रहा है 30,000 रुपए। अब एंट्री क्या बन जाएगी, जर्नल प्रविष्टियां, ये आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 1
कुछ ही आपको नगद लाकर और ले जाकर समायोजन किया जाएगा। तो यहां एक की जो पुरानी पूंजी है अर्थात समायोजित पूंजी है वो 45,000 है और एक की नई पूंजी है 54,000 है। अब फर्म में एक की जो पूंजी रहेगी वो 54,000 रहेगी, जबकि एक की पुरानी पूंजी कितनी है, एक की पुरानी पूंजी 45,000 है। अब आप देखोगे पुरानी 45 है, रखनी कितनी है 54,000, क्योंकि नए पार्टनर के आधार पर फर्म की कुल पूंजी आपने ज्ञात की है, उसमें उसका एक का हिस्सा है 54,000, तो एक की जो नई पूंजी है अब वो 54,000 रहेगी। अब 54,000 में आप देख सकते हो पहले वाली 45 है तो कितनी कम पड़ रही है, कितनी कम पड़ रही है, तो 9,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो ये 9,000 रुपये एक को लाने होंगे। देखो ए लेके आएगा कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर, एक को कितने लाने होंगे 9,000। ऐसे ही आप देख सकते हो बी की पूंजी देख लें, बी की पुरानी तो है 30 और बी को नई पूंजी कितनी रखनी है 36,000। सीधी सी बात है दोनों की पूंजी बढ़ी हुई आ रही है, उसकी 30 है उसको अब रखनी है 36, 45 है 54 रखनी है, तो दोनों ही पूंजी के रूप में नगद लाएंगे। कैश अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल, टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल being capital adjusted, being capital adjusted। तो ये आप देख पा रहे हैं कि एक की पुरानी जो पूंजी है वो है 45, अब एक को रखनी कितनी है 54,000, तो 54,000 रखनी है, जितनी कम पड़ रही है ये ले आएगा, तो 9,000 रुपए ये लाएगा। ऐसे आप समझ सकते हो बी की पुरानी पूंजी 30 है, अब रखनी 36 है, तो 36 अब रखनी है तो कितनी कम पड़ रही है 6,000 रुपए, ये भी इसको लानी होगी। कुल मिलाकर के ये दोनों पुराने पार्टनर 15,000 रुपए की कैपिटल और लाएंगे। इसी का नाम है नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। नया पार्टनर जितनी पूंजी ला रहा है फर्म की कुल पूंजी पता कर लेंगे, कुल पूंजी पता करने के बाद में इसको नए अनुपात में रखेंगे, वो फर्म की साझेदारों की नई पूंजी हो जाएगी या आनुपातिक पूंजी हो जाएगी। आनुपातिक पूंजी आने के बाद समायोजित जो पूंजी दी हुई रहती है आपको उससे कंपैरिजन कर लेंगे। आपने यहां इन्हें कंपैरिजन किया तो एक की पहले वाली जो नई पूंजी है वो तो 54,000 और माइनस से पहले वाली कितनी है 45, तो 54 में से जब आपने 45 माइनस किया तब ये 9,000 रुपये और लाएगा। ऐसे बी को देख लो, बी की नई पूंजी है 36,000, पुरानी वाली 30 ही है, तो बी के लिए 36,000 तो नई पूंजी रखनी है और माइनस पहले वाली 30 है, तो ये भी 6,000 रुपये कैपिटल ला रहा है। तो ये था पूंजी का समायोजन नए साझेदार की पूंजी के आधार पर। इसके बाद देखो तीसरा टॉपिक, पूंजी समायोजन में 3 टॉपिक हैं। तीसरा टॉपिक देख लीजिए, इसी में तीसरा है जब फर्म की नई पूंजी दी हुई हो, जब फर्म की नई पूंजी दी गई हो, जब नई पूंजी दी गई हो ऐसी स्थिति में समायोजन कैसे करेंगे। यहां आपको पूंजी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है,
फर्म में कुल पूंजी दी हुई रहती है, समायोजन आपको करना है, कैसे करना है वो आप समझ लें। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स व वाई 2:1 में साझेदार हैं, 2:1 में साझेदार हैं। इनकी पूंजी क्रमशः 60,000 व 45,000 है। 60,000 व 45,000। पुस्तकों में P&L DR 9,000 व संचय रिजर्व 24,000 रुपये है। रिजर्व 24,000 रुपये है। इन्होंने जेड को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। फर्म की कुल नई पूंजी 1,50,000 रुपये होगी। 1,50,000 रुपये होगी। फर्म की कुल नई पूंजी 1,50,000 रुपये है। पूंजी समायोजन नए लाभ हानि अनुपात में किया जाएगा। नए लाभ हानि अनुपात में किया जाएगा। पूंजी समायोजन नए लाभ हानि अनुपात में किया जाएगा। आवश्यक प्रविष्टि दें। ध्यान रहे, फर्म की कुल नई पूंजी यहां दी हुई है और सिचुएशन आपके सामने है। बात वहीं आएगी, नई पूंजी या कुल पूंजी उसको नए अनुपात में रखना, वो तो आनुपातिक पूंजी, और पुरानी पूंजी है उसकी सहायता से संचय वगैरह दिया हुआ है, तो अपन कौन सी पूंजी निकालेंगे? समायोजित पूंजी। तो पहले तो आप लिखें समायोजित पूंजी मतलब एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल या समायोजित जो पूंजी है वो समायोजित पूंजी, मैंने आपको तरीका बताया था, पुराना पूंजी शेष, जैसे एक की निकाल रहे हो, एक्स की निकाल रहे हो, पुराना पूंजी शेष एक्स का 60,000, फिर P&L का DR दिया हुआ है तो DR माइनस होता है। 9,000 में एक्स का हिस्सा देख लो कितना आ रहा है, 2/3, तो 9,000 का 2/3 निकाल लो 6,000।
प्लस रिजर्व है, संचय दिया हुआ है तो संचय जुड़ता है 24,000 में, उसका हिस्सा ले लो 2/3, 2/3 तो 16,000। इसलिए एक्स की समायोजित जो पूंजी है ये हो जाएगी एडजस्टेड कैपिटल 70,000। ऐसे आप वाई की निकाल लें, वाई की निकालोगे पुरानी पूंजी 45,000, पुरानी पूंजी 45,000 माइनस संचय में उसका सॉरी P&L का DR है उसमें हिस्सा ले लो उसका 1/3 तो 3,000 प्लस संचय 24,000 में उसका हिस्सा ले लो 1/3 8,000। तो कुल मिलाकर के उसकी जो नई पूंजी है वो कितनी हो रही है 50,000। कितनी हो रही है सॉरी नहीं समायोजित पूंजी वाई की 50,000 और एक्स की कितनी हो रही है 70,000। लेकिन फर्म ये कह रही है कि फर्म की जो नई पूंजी है वो नई पूंजी अब 1,50,000 रुपये रखी जाएगी। कुल पूंजी 1,50,000 आपको दी हुई है तो कुल पूंजी 1,50,000 दी हुई है, उसमें अब आपको निकालना होगा आनुपातिक पूंजी। आनुपातिक पूंजी से पहले आपको ज्ञात करना होगा एनपीएसआर। एनपीएसआर का तरीका मैंने आपको बताया, एक में से आप घटा दें, जो नया पार्टनर आ रहा है उसको आप शेयर दे रहे हैं 1/5 तो बच गया 4/5। इसलिए एक्स का जो नया है वो हो जाएगा 4/5 इंटू ओल्ड 2/3, 2/3 कैलकुलेट करोगे आप 8/15 तो एक का नया। ऐसे ही आप वाई का निकाल सकते हो 4/5 रिमेनिंग शेयर इंटू 1/3 इसका ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करोगे 4/15। जेड का आपको पता ही है, जेड फर्म में आ रहा है 1/5 के लिए, तो तीनों का इनका नया अनुपात हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z। x का तो नया हुआ 8/15, 8/15। ऐसे ही आप y का नया पता करोगे तो निकाल चुके हैं अपन 4/15 और जेड फर्म में आ रहा है 1/5 के लिए 15 एलसीएम आ गया, इनका न्यू रेशियो हो गया 8:4:3। ये इनका न्यू रेशियो है। ये क्या है न्यू रेशियो है। नई पूंजी निकाल लो, कहां समस्या आ रही है। तो समायोजित पूंजी है, अब इसी के नीचे निकल जाएगी आनुपातिक पूंजी। आनुपातिक पूंजी, आनुपातिक पूंजी निकालने के लिए रेशनल कैपिटल, तो आनुपातिक पूंजी एक्स की तो आएगी, फर्म की कुल पूंजी दी हुई है, यहां निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुल नई पूंजी आपको दी हुई है 1,50,000 रुपये रखनी है, तो 1,50,000 इंटू नया हिस्सा एक का है 8/15, तो एक्स की नई पूंजी होनी चाहिए 80,000। एक्स की नई पूंजी कितनी होनी चाहिए 80,000। ऐसे ही आप वाई का देख लीजिएगा, वाई की आप आनुपातिक पूंजी निकालोगे 1.5 लाख में उसका शेयर निकाल दो 4/15, तो इसकी जो नई पूंजी है वो 40,000 रुपए। ऐसे ही आप जेड का पता कर लें 1.5 लाख में उसका शेयर हो जाएगा 3/15, वो फर्म में लाएगा 30,000। तो ये जो निकल करके कैपिटल आ रही है इसी का नाम है आनुपातिक पूंजी। ये जो आई थी इसका नाम है एडजस्टेड कैपिटल। ये 70,000 रुपये जो आ रही है एक्स की समायोजित, ये 50,000 आ रही है वाई की समायोजित। अभी आपको समझाया था आनुपातिक और समायोजित पूंजी का अंतर ही आपको लेकर के प्रविष्टि करनी है। ध्यान ये रखना है कि आनुपातिक पूंजी का मतलब है नई फर्म में वो पूंजी रहेगी, नई फर्म में वो पूंजी रहेगी। जैसे
आप देख पा रहे हैं अक्स की नई पूंजी रहनी चाहिए 80,000, लेकिन अक्स की पुरानी पूंजी कितनी है 70,000। समायोजित और आनुपातिक का अंतर ही लेना है, समायोजित और आनुपातिक का अंतर ही आपको लेना है। आनुपातिक पूंजी समायोजित पूंजी से ज्यादा है तब साझेदार पूंजी और लाएगा, साझेदार पूंजी और लाएगा, क्योंकि उसकी जो नई पूंजी है वो पहले वाली पूंजी से ज्यादा है, इसके लिए वो नगद लाएगा। तो प्रविष्टि बन जाएगी एक्स की नई पूंजी 80,000 उसको रखनी है, अनुपातिक का मतलब नई पूंजी 80,000 रखनी है, पहले वाली पूंजी है उसकी 70,000 ही है समायोजित है, तो 10,000 पहले वाली कम है, तो सीधी सी बात है एक्स है वो 10,000 रुपए फर्म में नगद देगा। कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर। पूंजी का समायोजन कुछ नहीं कह रखा है तो नगद से माना जाएगा, इसलिए कैश अकाउंट डीआर और टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स है वो 10,000 रुपए फर्म को देगा, तब जाकर के उसकी जो नई पूंजी है वो 80,000 रुपए हो जाएगी। ऐसे ही आप वाई का देखें कि वाई की नई पूंजी रखनी है 40,000 और वाई की पुरानी पूंजी कितनी है 50,000। सीधी सी बात है ये तो 10,000 लेकर के आ गया, ये तो 10,000 लेकर के आ गया, तो समायोजन अपन कर रहे हैं 10,000। अब इसमें और भी कर सकते हो आप, जो नया पार्टनर आया है जेड वो तो पूंजी लाएगा ही लाएगा, जेड है वो 30,000 रुपये ला रहा है, तो यहां फर्म में कैश आ गया 40,000, क्योंकि जेड फर्म में नया पार्टनर है, नया पार्टनर जब फर्म में आ रहा है वो तो लाएगा ही लाएगा अपने हिस्से की कैपिटल 30,000। मेन अपने को समायोजन करना है पुराने पार्टनर्स का, तो पुराने पार्टनर्स में ए है उसको भी लाने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी पूंजी 80,000 होनी चाहिए, पहले वाली उसकी 70 ही है, इसलिए ए तो जो कम पड़ गई 10,000 वो लेके आया है, और जेड नया साझेदार आ रहा है इसलिए वो 30,000 दे रहा है। बीइंग कैपिटल ब्रॉट, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड। फिर आप देखोगे एक एंट्री और बनेगी कि यहां y की नई पूंजी 40 है, लेकिन y की पुरानी जो पूंजी है वो ज्यादा है, अर्थात आनुपातिक पूंजी समायोजित पूंजी से कम होती है। आनुपातिक पूंजी समायोजित पूंजी से कम होती है, ऐसी स्थिति में साझेदार फर्म से पूंजी विड्रॉल कर लेगा, साझेदार फर्म से पूंजी निकाल लेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां y की जो अनुपातिक मतलब नई पूंजी y की तो रखी जाएगी 40,000, कितनी रखी जाएगी 40,000, जबकि y की पहले वाली पूंजी कितनी है 50,000। आनुपातिक पूंजी कम है समायोजित पूंजी से, ऐसी स्थिति में साझेदार पूंजी ले जाएगा, तब एंट्री बन जाएगी तब एंट्री बनेगी एंट्री नंबर 2, वाइज कैपिटल अकाउंट डीआर, वाइज कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश, टू कैश, बीइंग कैपिटल विड्रॉ, बीइंग कैपिटल विड्रॉ बाय वाइज, बीइंग कैपिटल विड्रॉ बाय वाइज 10,000 रुपए इसकी जो कैपिटल वो ज्यादा है वो निकाल लेगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे से रीड कर लें। जब फर्म की नई पूंजी दी हुई रहती है, ऐसी स्थिति में
अपन आनुपातिक और समायोजित पूंजी के माध्यम से ये प्रविष्टि बना देंगे, समायोजन प्रविष्टि। आनुपातिक पूंजी का मतलब है नई पूंजी को नए अनुपात में बांटना। ये हमेशा आनुपातिक पूंजी की बात आती है एनपीएसआर। एनपीएसआर में आनुपातिक पूंजी हो जाएगी। समायोजित पूंजी मैंने आपको बता ही दिया, समायोजन साथ में एडिशनल है, रिजर्व है, जुड़ता है, और पीएनडल का सीआर भी जुड़ता है, लेकिन डीआर आने की वजह से 9000 माइनस कर दिया। इनमें डिस्ट्रीब्यूटेड करके एक्स को 9000 में कितना हिस्सा माइनस करना और वाई के हक में कितना माइनस करना, इस अनुपात के आधार पर, तो वो इनकी पूंजी निकल करके आ गई है समायोजित पूंजी। आनुपातिक पूंजी आ जाएगी, नया अनुपात निकाल लेंगे। फिर अपन कंपैरिजन करेंगे, आनुपातिक और समायोजित पूंजी से कंपैरिजन करोगे। आनुपातिक पूंजी समायोजित पूंजी से ज्यादा होती है, ध्यान रखना इस बात का। आनुपातिक पूंजी समायोजित पूंजी से ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में साझेदार को पूंजी फर्म में और देनी होती है, पूंजी और देनी होती है। देख लो, एक्स की आनुपातिक पूंजी 80,000 है और एक्स की समायोजित जो पूंजी है वो 70,000 है। तो आनुपातिक पूंजी समायोजित पूंजी से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में साझेदार पूंजी के रूप में कैश ला रहा है, अंतर कर लेंगे 10,000 ले आएगा। इसके विपरीत वाई की आनुपातिक पूंजी 40,000 है, जबकि समायोजित पूंजी आनुपातिक पूंजी से ज्यादा है। अर्थात यदि आनुपातिक पूंजी समायोजित पूंजी से कम होती है, ज्यादा होती तो लाता है वो, और आनुपातिक पूंजी समायोजित पूंजी से कम होती है, ऐसी स्थिति में वो विड्रॉल कर लेता है। तो आप देख रहे हो यहां पर वाई की जो आनुपातिक पूंजी है वो तो 40,000 और वाई की समायोजित पूंजी है 50,000, तो आनुपातिक कम है ना, कम की स्थिति में वो विड्रॉल कर लेता है और ज्यादा की स्थिति में उसको और लानी होती है। यही बात आपको दिमाग में रखनी है। अब चलो, ये तो आपने समझ लिया कि नगद से लाकर के समायोजन है। यदि नगद से लाकर समायोजन नहीं होता है तब आप लेखा कैसे करेंगे? प्रश्न में क्लियर लिखा हुआ आएगा समायोजन चालू खाते के माध्यम से किया जाए, समायोजन चालू खाते के माध्यम से किया जाए। और जब चालू खाते के माध्यम से समायोजन करेंगे तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, जहां कैश लिखा हुआ है वहां करंट, जहां कैश लिखा हुआ है वहां करंट करेंगे। जैसे यहां टू कैश लिखा हुआ है तो फिर आप लेखा कर दोगे टू वाइज करंट अकाउंट, टू वाइज करंट अकाउंट। कैश अकाउंट डीआर टू जेड कैपिटल, क्योंकि जेड तो नया आ रहा है तो ये तो लाइन अलग हो जाएगी। कैश अकाउंट डीआर टू जेड कैपिटल। अब जो यहां ये एक्स है वो 10,000 लाया, नगद नहीं ला रहा, तो कैश की जगह नाम क्या लिखा जाएगा? एक्स करंट अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट। जब कोई साझेदार पूंजी की कमी या आधिक्य की स्थिति बनती है, समायोजन नगद से नहीं करना है, तो आपको चेंज क्या करना है? कैश की जगह उस साझेदार का करंट अकाउंट लिखना है। कैश यदि डीआर में है, संबंधित साझेदार का नाम लिख करके लिखेंगे ए करंट अकाउंट है, एक्स करंट जो भी है करंट अकाउंट। और कैश ईआर में है तो नीचे लिख देंगे करंट अकाउंट, पार्टनर का नाम लिख करके। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूंजी का समायोजन वाला टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर करवा दिया है। अगली क्लास में अब अपन समझेंगे, समायोजन 2 रह गए हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। एक तो आपको समझना है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वाला, एक आपको समझना है इन्वेस्टमेंट फ्रिक्शन रिजर्व है। ये 2 महत्वपूर्ण समायोजन और रह गए हैं जो आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे। उसके बाद अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको समझाएंगे 1 बाय 1, और आप साथ साथ आप भी निकालते रहना।